Assalamu alaikum dear friends. Hope so you all will be doing great. Today we are going to discuss about aspirin. In the previous lecture we have discussed about the classifications of NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. अब हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन में जितने भी इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं उन ड्रग्स को तफसील के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड लेट्स मूव टूवर्ड एस्पिरिन। तो एस्पिरिन में सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। एस्पिरिन इज इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। अब इस इरिवर्सिबल और नॉन सेलेक्टिव नॉन स्टीरॉयडल व्हाट डज इट मीन? तो इरिवर्सिबल का मतलब है कि एस्पिरिन जो है ये कॉग्स एंजाइम सिस्टम को इनहेबिट करती है। साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम की एक सिस्टम होती है जिसके अंदर दो आइसोफॉर्म्स होते हैं, कॉग्स 1 और कॉग्स 2, मीन दो टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहले वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया था, इनके दो आइसोफॉर्म्स होते हैं और एस्पिरिन जो है ये उन दोनों आइसोफॉर्म्स को मीन कॉग्स 1 और कॉग्स 2 दोनों को नॉन सेलेक्टिवली, उसमें कोई सिलेक्शन नहीं करते, उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं करते, दोनों को ही नॉन सेलेक्टिवली क्या करते हैं, इनहेबिट करते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। इरिवर्सिबल का क्या मतलब है? इरिवर्सिबल का मतलब है कि ये कॉग्स एंजाइम सिस्टम को इरिवर्सिबली परमानेंटली इनएक्टिव कर देते हैं, परमानेंटली उनकी एक्टिविटी को इनहेबिट कर देते हैं। इसी वजह से हम इसको इरिवर्सिबल नॉन स्टीरॉयडल या नॉन सेलेक्टिव नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कंसिडर करते हैं। एस्पिरिन जो है ये एनसेड की क्लासिफिकेशन में नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में जितने भी ड्रग्स हैं या सब डिविजन्स हैं उन सब में एस्पिरिन वाहिद ड्रग है जो कि इरिवर्सिबली कॉग्स एंजाइम सिस्टम को इनएक्टिव कर देते हैं, इनहेबिट कर देते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का क्या मतलब है? आपको पता होना चाहिए कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दोनों ड्रग रखते हैं। अगर वो स्टीरॉयडल है तब भी वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखते हैं, अगर वो नॉन स्टीरॉयडल है तब भी वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखते हैं। तो स्टीरॉयडल का मतलब ये है कि उनके अंदर स्टीरॉयड रिंग पाई जाती है, उनकी उन ड्रग्स के केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर स्टीरॉयडल रिंग पाई जाती हैं, जबकि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में जस्ट लाइक एस्पिरिन या आइब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, ये इसी तरह के जितने भी ड्रग्स हैं उनमें क्या होता है, इनमें स्टीरॉयडल रिंग जो है मौजूद नहीं होती। इसी वजह से हम इसको नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं। इसके अलावा इसको हम नॉन ओपियाइड ड्रग्स भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं इसको हम नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक कहते हैं टू बी वेरी स्पेसिफिकली, या नॉन नार्कोटिक ड्रग्स एनाल्जेसिक ड्रग्स भी कहते हैं। द सेकेंड थिंग इज केमिस्ट्री। इसको हम केमिकली एक नाम देते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है ये पहले से इसी फॉर्म में मौजूद थी। ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है ये पहले से, अगर जिस चीज़ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, जिस सोर्स से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या उस सोर्स में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है पहले से इसी फॉर्म में मौजूद था? बिल्कुल नहीं। इसकी जो प्रोडक्शन जिस तरह होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सैलिसिलिक एसिड जो है ये मौजूद होती हैं किस चीज़ में? वेलो बार्क में, मीडो स्वीट की जो प्लांट है उसमें ये मौजूद होती हैं एज अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट सेलिसिन के नाम से, और फिर सेलिसिन आगे मेटाबोलाइज होता है और इससे बनती है सैलिसिलिक एसिड। फिर सैलिसिलिक एसिड के साथ हमने क्या किया, सैलिसिलिक एसिड की गैस्ट्रिक करता था, गैस्ट्रिक इरिटेशन वो कॉज करता था। तो इसी वजह से केमिस्ट ने ये सोचा, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि इनके साथ हम कुछ ऐसे ग्रुप्स को ऐड कर दें जिससे इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेवेयर गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करती हैं ताकि फिर से वो ना हो। तो इसी वजह से सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराई गई विद एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और जब इसकी रिएक्शन कर दी गई तो एज ए रिजल्ट इससे बना एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब लेट मी टेल यू कि ये किस तरह यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये वाला जो पार्ट है, इससे जो ये वाला पार्ट है ये आके यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड पे क्या होता है, बैंड होता है, और इससे
ये हाइड्रोजन जो है ये इससे रिमूव होकर यहाँ पे इसकी जगह आ जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज, ये पार्ट जो है ये यहाँ पे आके O के साथ अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं COCH3 यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है ये यहाँ पे आके ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके इसी तरह ये चीज़ बनाती हैं। फिर ये हाइड्रोजन जो थी, ये हाइड्रोजन आके इस ऑक्सीजन के साथ जिससे ये चीज़ रिमूव हुई है ये यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है, लेकिन जो हाइड्रोजन की ग्रुप है ये आके ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है। और इसी तरह CH3 यहाँ पे देख सकते हैं CH3COOH जो H है ये वहाँ से वो वाला H यहाँ पे आके एसिटिक एसिड बनाती हैं। तो दिस इज सैलिसिलिक एसिड ये जो चीज़ है, लेकिन ये जो चीज़ इसमें ऐड हुई है ये एसिटाइल की ग्रुप जो इसमें ऐड हुई है तो इससे पूरी जो है वो बनती है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और ये इसकी केमिस्ट्री है। तो होप सो यू हैव अंडरस्टैंड द होल रिएक्शन कि किस तरह ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बनती है। अब डिस्कस करते हैं इसकी सोर्स के एस्प्रिन को हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं या कहाँ से इसको हम ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से इसको हम डिराइव करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जे एज आई टोल्ड यू कि वेलो बार्क और मीडो स्वीट की जो प्लांट है इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट मौजूद होती हैं सेलेसिन के नाम से। सेलेसिन इसके अंदर केमिकल नेचुरली अकर्ड सब्सटेंस होता है और ये सेलेसिन जो है दिस गेट कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड एंड दिस सैलिसिलिक एसिड वी हैव एडेड एसिटाइल ग्रुप एंड वी फॉर्म एंड वी ऑब्टेन्ड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और इसी तरह इसकी जो मेन सोर्सेज है वो है वेलो बार्क एंड मीडो स्वीट प्लांट। अब हाउ एस्प्रिन नेम वाज गिवन, एस्प्रिन को ये एस्प्रिन का नाम क्यों दिया गया और इसको एस्प्रिन क्यों कहते हैं, कोई और नाम इसको क्यों नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्प्रिन के पीछे, इस नाम के पीछे लॉजिक्स क्या है। तो ए मीन एसिटाइल ग्रुप, एस्प्रिन में जो ये ए है दिस मीन एसिटाइल ग्रुप एंड स्प्रिन मीन स्पायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं तो जो मीडो स्वीट प्लांट की जो नाम है स्पायरी अल्मेरिया और ये स्पायर का वर्ड जो है एस्प्रिन में यहाँ से मीडो स्वीट प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर दिया गया है, इससे लिया गया है। तो ये थी इसकी नाम के बारे में। अब डिस्कवर्ड जर्मन केमिस्ट थे फेलिक्स हॉफ्समैन जो कि 1899 में बायर फार्मास्यूटिकल एक कंपनी थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी अब भी है, एग्जिस्ट करती है, जर्मनी की एक मल्टीनेशनल कंपनी है। वो उसमें एक रिसर्च हो रही थी कि किस तरह हम जो सैलिसिलिक एसिड है उसकी जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखती हैं उसके अंदर जो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं गैस्ट्रिक इरिटेशन जो मोस्टली गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करती हैं। तो इसकी जो गैस्ट्रिक इरिटेशन की ये जो टेंडेंसी है इसको हम किस तरह कम कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर हॉफ्समैन और उसकी टीम ने काम किया और एट दी एंड वो इस नतीजे पे पहुंचे कि उसने स्प्रिन के नाम से एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को प्रिपेयर्ड कर दिया और उन्होंने उस बायर फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ही उसको एस्प्रिन का नाम दिया। तो डिस्कवर्ड कौन थे डिस्कवरर, तो डिस्कवरर वाज फेलिक्स हॉफ्समैन 1899। अब थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं कि एस्प्रिन जो है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया एज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, बट आजकल इसको मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता। दूसरे एनसाइड्स के एजेंट्स को, नेवर एजेंट्स को प्रेफर किया जाता है फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। इसको मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं एज एनाल्जेसिक ड्रग्स एज वेल एज अ ब्लड थिनिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करती हैं और इसी तरह ब्लड थिनिंग इफेक्ट हो जाती हैं। तो इसे मोस्ट कॉमनली आजकल इन दोनों पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, एनाल्जेसिक एंड ब्लड थिनिंग एक्टिविटी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं फार्माकोडायनामिक को। तो इट इनहिबिट बोथ COX-1 एंड COX-2 इरिवर्सिबली। ये COX-1 और COX-2 दोनों एंजाइम्स को इरिवर्सिबली मीन परमानेंटली क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देती हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड स्केच की फॉर्म में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये किसी भी सेल मेम्ब्रेन है, ये कोई भी सेल मेम्ब्रेन आप ले सकते हैं। दिस इज सेल मेम्ब्रेन और इस सेल मेम्ब्रेन जो है ये बना होता है लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन होती हैं, ये लिपिड से बना होती हैं।
तो फास्फोलिपिड इसकी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो फास्फोलिपिड से एराकिडोनिक एसिड तब बनती हैं जब फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम मौजूद होती हैं। और ये कब मौजूद होगी? जब यहाँ पे कोई स्टिमुलस आएगी। स्टिमुलस, वो स्टिमुलस क्या हो सकती हैं? वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी हो सकते हैं, वो फिजिकल या केमिकल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, वो इन्फेक्शन भी हो सकती हैं। तो वो सारे जो हैं ये स्टिमुलस क्या करते हैं? फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है तो फास्फोलिपिड तो सेल मेम्ब्रेन से, जिस सेल के अंदर ये मौजूद होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जिस सेल के अंदर स्पेसिफिकली इंजरी होती है तो वहाँ पे फास्फोलाइपेज एंजाइम क्या करते हैं? ये फास्फोलिपिड को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में? एराकिडोनिक एसिड में। ए शॉर्टली हम यूज़ करते हैं फॉर एराकिडोनिक एसिड। तो एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। फिर एराकिडोनिक एसिड आगे कन्वर्ट होती हैं साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड्स में। साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड्स हम किन को कहते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन G2 और प्रोस्टाग्लैंडिन H2। एराकिडोनिक एसिड जो हैं ये एक स्ट्रेट चेन ऑफ फैटी एसिड्स होती हैं, जबकि साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड जो हैं ये क्या होते हैं? ये साइक्लिक फॉर्म में फैटी एसिड की डेरिवेटिव्स, एराकिडोनिक एसिड की डेरिवेटिव्स होती हैं लेकिन साइक्लिक फॉर्म में होती हैं। और साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम जो है एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करती है साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड्स में। इसकी जो स्ट्रक्चर में साइक्लिक फॉर्म आती है तो ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम ही उसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। तो यहाँ पे साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम वर्क करते हैं। तो एस्प्रिन क्या करते हैं? एस्प्रिन जाके इसी एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, इसी स्टेप पे एस्प्रिन एक्ट करते हैं और साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, इसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देती है। तो इससे साइक्लो एंडोपेरोक्साइड्स नहीं बनते। जब साइक्लो एंडोपेरोक्साइड नहीं बनते तो फिर आगे जो प्रोसेस हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो प्रोडक्शन है, या प्रोस्टानाइड्स में कंबाइनली इनके लिए कहूँगा, प्रोस्टानाइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी आते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन्स भी आते हैं, थ्रोम्बोक्सेन भी आते हैं। तो दीज आर प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सेन TXA2, थ्रोम्बोक्सेन। इसकी प्रोडक्शन जो है इसी प्रोसेस के थ्रू होती हैं। लेकिन जहाँ पे आप एस्प्रिन से साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम सिस्टम को ब्लॉक करते हैं तो इट्स मीन ये आगे जो प्रोसेस हैं ये फॉरवर्ड नहीं करेगी और ये आगे चीज़ें नहीं बनेगी। जब ये चीज़ें नहीं बनेंगी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स होते हैं फॉर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो इन्फ्लेमेशन जो है वो नहीं होगी, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं होगी। ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द सेंसिटाइजेशन ऑफ द नर्व एंडिंग, जिससे हमें पेन होता है, दर्द होता है, तो आगे जाके एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगी, पेन किलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो सेंसिटाइजेशन नहीं होगी, नर्व एंडिंग की सेंसिटाइजेशन नहीं होगी। और इसके अलावा एक और काम भी ये करते हैं कि ये पेन थ्रेशोल्ड लेवल को ये इंक्रीज कर देती हैं। फिर आपको पेन तो होता है लेकिन आपको महसूस कम होता है। इसके अलावा ये हाइपोथैलेमिक पे ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये प्रोस्टानाइड्स जो हैं ये हाइपोथैलेमिक सेंटर पे जाके एक्ट करती हैं और इसकी जो टेम्परेचर है उसकी टेम्परेचर सेट पॉइंट को इंक्रीज़ करती हैं। जैसे ही आप उसकी एक्टिविटी को, आप इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं तो वहाँ पे जो क्या होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन ने जो टेम्परेचर राइज की होती है तो वो क्या होती हैं, अपनी लेवल पे आ जाती हैं। तो वो अपनी लेवल पे फिर से आ जाती हैं थ्रू हीट लॉस। ऐसा नहीं होता बल्कि हीट, इससे स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के थ्रू क्या होता है, हीट लॉस हो जाती है और बॉडी की जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रेंज पे आ जाती है। इसके अलावा नो प्लेटलेट एग्रीगेशन, थ्रोम्बोक्सेन A2 की प्रोडक्शन जब नहीं होगी तो प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं करेंगे और कोआगुलम और थ्रम्बस और वो मास जो है वो क्लस्टर नहीं बनेगा, तो इसी तरह ब्लड जो है वो थिन होती जाएगी। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। होप सो आई हैव क्लियर्ड दिस थिंग इजीली। और इसके अलावा इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने से पहले मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि फिजियोलॉजी की बुक को आप
प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इकोसानाइड के नाम से। काइंडली आप जाके वहाँ पे उसकी स्टडी कीजिए। तो यहाँ पे जब आप आए तो फिर आप क्लियर होंगे कि प्रोस्टानाइड्स क्या हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फिर टाइप्स क्या हैं और थ्रोम्बोक्सेन क्या करती हैं। इसी तरह ये होल प्रोसेस जो है एक लेक्चर में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। तो काइंडली आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ पे जाएं और फिजियोलॉजी की बुक को आप कंसल्ट करें। तो अब हम डिस्कस करेंगे एस्पिरिन की फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में। इनके 4 इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं, जिसमें एनाल्जेसिक एक्शन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, एंटी पायरेटिक है और इसके अलावा एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी है। ये चारों एक्टिविटीज़ एस्पिरिन के अंदर मौजूद है। तो चलिए चलते हैं एनाल्जेसिक एक्शन की तरफ। एनाल्जेसिक एक्शन का मतलब है पेन किलिंग इफेक्ट के मतलब एस्पिरिन को हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की दर्द की बीमारियों में, जैसे कि मसल पेन हो गया, इसके अलावा डिस्मेनोरिया में यूज़ करते हैं, दांतों के दर्द में भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी इंजरी रिलेटेड दर्द हैं, जितने भी इंजरी रिलेटेड पेन हैं, उसमें हम एस्पिरिन को एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम डोजेज़ में। 2 to 3 ग्राम पर डे हम यूज़ करते हैं एज ए एनाल्जेसिक एक्शन के तौर पे एस्पिरिन को। एस्पिरिन किस तरह एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करती है? ये नर्व एंडिंग की जो सेंसिटाइजेशन है टुवर्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर हैं, वो उसकी सेंसिटाइजेशन को कम कर देती हैं। वो क्यों कम कर देती हैं? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है थ्रू इनहिबिशन ऑफ कॉग्स एंजाइम। जब कॉग्स एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन नहीं होती, और जब उसकी प्रोडक्शन नहीं होती तो नर्व एंडिंग की सेंसिटाइजेशन नहीं होती और इसी तरह वो दर्द फील नहीं होती। इसके अलावा इंक्रीज पेन थ्रेशोल्ड। ऑलरेडी अगर दर्द मौजूद भी है लेकिन आपको दर्द कम महसूस होगी, उसकी पेन की जो थ्रेशोल्ड होती है वो उसकी लेवल इंक्रीज हो जाती है इस एस्पिरिन की ड्रग से। मसल पेन में, दांतों के दर्द में, इसके अलावा सर दर्द में भी यूज़ करते हैं, डिस्मेनोरिया में, और जितने भी इंजरी रिलेटेड दर्द है। लेस एफिकेसी देन ओपियाइड्स। ओपियाइड्स जो हैं उससे इसकी एफिकेसी कम है। द रीज़न इज़ कि ओपियाइड बहुत ज़्यादा पोटेंट ड्रग हैं। ये थोड़े से इसकी पोटेंसी और एफिकेसी कम है, लेकिन इसकी डिपेंडेंस नहीं है, इसकी रिस्पायरेटरी डिप्रेशंस नहीं होती इससे ड्राउजीनेस या स्लीपिंगनेस इससे नहीं होती। ये इसकी क्योंकि ये नॉन नार्कोटिक्स हैं, नॉन ओपियाइड्स हैं, इसी वजह से ये दर्द भी कम करती हैं, ये पेन किलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन इससे ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। सो इट्स ऑल अबाउट एनाल्जेसिक एक्शन। लेट्स कम टू एंटीपायरेटिक एक्शन। द सेम डोज 2 to 3 ग्राम पर डे हम इसको फीवर में यूज़ करते हैं, टेम्परेचर जब बंदे की इंक्रीज़ होती है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं जब वो हाइपोथैलेमिक सेंटर्स के सराउंडिंग में प्रोड्यूस होते हैं, व्हेन देयर इज़ एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस, maybe infection, maybe inflammation, maybe injury, or some mediators which can stimulate this production of prostaglandins, और कहाँ पे ब्रेन के ऊपर। लेकिन जब ये क्या करते हैं, ये जाके प्रोस्टाग्लैंडिन जाके हाइपोथैलेमिक सेंटर पे एक्ट करते हैं और इसकी जो टेम्परेचर की जो सेट पॉइंट होती है थर्मोस्टेट की, वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ कर देते हैं और इसी तरह टेम्परेचर होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसकी प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को वहाँ पे इनहिबिट करते हैं थ्रू दिस एस्पिरिन, और क्या होती है, इसके अलावा जो हीट लॉजिंग वेज हैं उसको ये वेजोडाइलेशन करती हैं, उससे स्वेटिंग होती हैं, उससे हीट लॉस हो जाती हैं, और जो वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन पहले हो रही थी एस्पिरिन से वो भी नहीं होती, तो उसकी जो सेट पॉइंट है वो दोबारा अपनी जगह पे आ जाती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, इसकी डोजेस थोड़ी सी इंक्रीज़ है। हाई डोजेस में हम उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे यूज़ करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लो डोजेस में हम इसको एंटी प्लेटलेट या एंटी थ्रोम्बिक ड्रग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं।
टू 4 to 6 ग्राम पर डे, लेकिन डिवाइडेड डोज में हम देते हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन इनहिबिट होती है। तो इसी तरह से किस जगह पे, इंजरी साइट में, जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम एस्प्रिन देते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन की लेवल डिक्रीज होती है, और इसी तरह वो दूसरे जो टी सेल्स हैं उसकी एक्टिविटी, उसकी फंक्शन को मॉड्यूलेट करते हैं ये एस्प्रिन की ड्रग। इसी के अलावा कीमोटैक्सिस को ये इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा जितने भी ग्रेन्युलोसाइड है उसकी एडहेरेंस जो है उस टिश्यूज़ में नहीं होती, तो इनफिल्ट्रेशन नहीं होती। तो इसी तरह से वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी बहुत ही कम डोजेज में, ऑलमोस्ट 60 to 325 मिलीग्राम पर डे में जब हम इसको यूज़ करते हैं, इट विल हैव एंटी प्लेटलेट इफेक्ट या एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटरी इफेक्ट। द रीज़न इज़ मोस्टली इसको बाज़ बुक्स 71 मिलीग्राम पर डे लिखते हैं, और बाज़ बुक्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि 81 मिलीग्राम इज़ द बेस्ट फॉर इंड्यूसिंग दिस एंटी प्लेटलेट एक्शन। ये कम डोजेस पे किस तरह थ्रोम्बोक्सेन की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करते हैं? कम डोजेस पे ये प्रीडोमिनेंटली COX-1 एंजाइम जो हैं ये उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं कम डोजेस पे। लेकिन जैसे ही आप उसकी डोज इंक्रीज़ करते हैं तो ये COX-1 और COX-2 दोनों को फिर इनहिबिट कर देते हैं। तो COX-1 जो है ये प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट सेल्स में। तो प्लेटलेट सेल्स में एस्प्रिन कम डोजेस में जाके जस्ट COX-1 एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, और जब COX-1 एंजाइम को इनहिबिट करती हैं तो क्या होती है, इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है, मीन परमानेंटली उसकी एक्टिविटी को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो जब तक नया प्लेटलेट बनता नहीं है, जब तक नया प्लेटलेट प्रोड्यूस नहीं होता, तब तक इस COX एंजाइम की एक्टिविटी प्लेटलेट में नहीं होगी, और जब इसकी एक्टिविटी नहीं होगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सेन नहीं बनेंगे। जब थ्रोम्बोक्सेन नहीं बनेंगे तो क्या होगा, एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स की जो एग्रीगेशन है, जो क्लस्टरिंग है, जो थ्रम्बस फॉर्मेशन है, वो नहीं होगा। तो दैट सिंपल लॉजिक। एक और चीज़, जब इसको हम हाई डोजेज में देते हैं तो इससे क्या होता है, प्रोस्टासाइक्लिन की प्रोडक्शन भी इनहिबिट होती है, और इसके अलावा और क्या होता है, थ्रोम्बोक्सेन की प्रोडक्शन भी इनहिबिट होती है। अब जब हम इनकी हाई डोजेस देंगे एस्प्रिन की, तो फिर एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। द रीज़न इज़, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ स्केच के फॉर्म में। दिस इज़ एस्प्रिन 2 to 4 ग्राम पर डे एस्प्रिन। दिस विल इनहिबिट बोथ प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो कि प्रोस्टासाइक्लिन है, और थ्रोम्बोक्सेन जो कि थ्रोम्बोक्सेन A2, ये दोनों को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जब दोनों को इनहिबिट करेगा तो इसका काम क्या है, थ्रोम्बोक्सेन का, ये वेजो कंस्ट्रक्शन करती हैं, प्लस क्या करती हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन करती हैं। प्रोस्टासाइक्लिन वेजोडायलेशन करती हैं, प्रोस्टासाइक्लिन जो है वेजोडायलेशन करती हैं, और इसके अलावा प्लस इनहिबिट करती हैं किस चीज़ को, प्लेटलेट एग्रीगेशन को। सही है। जब आप इसकी हाई डोज देंगे तो ये दोनों को इनहिबिट करेगा। जब इसको इनहिबिट करेगा तो इट्स मीन के वेजो कंस्ट्रक्शन और प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी, तो ब्लड थिनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन हाई डोजेस में ये प्रोस्टाग्लैंडिन की I2 प्रोस्टासाइक्लिन जो कि PGI2 है, इसकी एक्टिविटी को भी क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। तो उससे क्या होगा, वेजोडायलेशन नहीं होगी। जब वेजोडायलेशन नहीं होगी तो इट्स मीन कि वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, और इनहिबिट करती हैं किस चीज़ को, प्लेटलेट एग्रीगेशन को। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी तो क्या होगी, जब प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी तो प्लेटलेट्स एग्रीगेट होंगे। तो यहाँ पे इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, मीन प्लेटलेट एग्रीगेशन को ये इनहिबिट करती हैं।
जब प्लेटलेट एग्रीगेशन की इनहिबिशन नहीं होगी तो प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लेटलेट इसकी जो इनहिबिशन है इससे प्लेटलेट एग्रीगेट हो रहे हैं, इसकी इनहिबिशन से प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं हो रही, तो दोनों की जो है वो इक्वल हो जाएगी। ये चाहती है कि मैं प्लेटलेट्स को क्या करूं, एस्प्रिन जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन I2 पे जो एक्ट करती हैं, तो क्या इससे क्या होता है, सिंपली मैं आपको कहता हूं कि इससे ब्लड थिकनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, इससे प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाते हैं। लेकिन इस पे एक्ट होती हैं तो इससे ब्लड थिनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाती हैं। इससे क्या होती है, ब्लड थिनिंग इफेक्ट, वहाँ पे ब्लड थिकनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे ब्लड थिनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। तो इससे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगी जब तक आप इसे हाई डोज में देंगे, एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी क्योंकि ये दोनों बैलेंस कर जाएंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एस्प्रिन दे रहा हूँ लेकिन कम डोज में, कितने में, लेट सपोज 81 मिलीग्राम पर डे में दे रहा हूँ या 75 में दे रहा हूँ, तो इससे जस्ट ये वाली चीज़ इनहिबिट होगी, जस्ट ये स्पेसिफिकली थ्रोम्बोक्सिन A2 को ये इनहिबिट करेंगे और इसी तरह प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी और ब्लड थिनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो दिस इज एस्प्रिन जो है कम डोज पे जस्ट क्या करती हैं, ब्लड थिनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन हाई डोज पे इसकी क्या होती है, एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी या एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी इसकी लॉस्ट हो जाती हैं और ब्लड थिक हो जाता है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम हियर एंड थैंक यू फॉर बीइंग वाचिंग।